इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है वो अब बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंचता दिख रहा है। सेनाएं इजराइल की बिल्कुल गजा के बॉर्डर पे खड़ी हैं। अल्टीमेटम दिया है उन्होंने कुछ घंटों का कि जो वहाँ के आम नागरिक हैं वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएं, थोड़ा साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएं, और जिस तरफ से पैसेज है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई आगे के हमले में सिविलियन मारे जाएं। दूसरी तरफ जो कब्जे में है हमास के लोग, उनको छोड़ने की सारी अपील बेकार हो गई है, क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं है। और मीडिया में बहुत तरह की खबरें चल रही हैं, किस पर विश्वास किया जाए किस पर न किया जाए। ये मैं आप जनता से भी अपील करूंगा कि बहुत संभल के आप किसी वीडियो या किसी खबर को देखें, लेकिन जो मोटे तौर पे ऑथेंटिक अरब न्यूज़ वगैरह या बड़ी एजेंसीज़ को पढ़ के आपको समझ में आता है कि एस्केलेशन काफ़ी बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि हज़ारों टन बारूद की बारिश गजा के ऊपर की जा चुकी है। कई सारे शहर के जो मंजर हैं वो तबाही वाले दिखने लगे हैं, घोस्ट टाउन की जैसे वो दिख रहे हैं, और लोग वहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि ना वहाँ पे अब पानी है, ना बिजली है, ना और दूसरी सिविल सप्लाईज हैं, और लोग काफ़ी हताश हैं, परेशान हैं सिविलियंस, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमास झुकने को तैयार नहीं है। वो अभी भी रह के हमले कर रहा है, जब भी उसको मौका मिल रहा है वो मार रहा है इजरायलियों को, और उसने ह्यूमन शील्ड बनाई है, इसकी भी खबरें मिल रही हैं। इसीलिए वो जो अलग अलग संख्याएं हैं, कोई कहता है 150, कोई कहता है 199, कोई कहता है 200 लोगों को जो कब्जे में अपने लिया है वो छोड़ने को तैयार नहीं है, और इसीलिए हमले बढ़ते जा रहे हैं। हवाई हमले बहुत तेज़ हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका, जो आज 10वां दिन है युद्ध का, इससे पहले वो ये कह रहा था कि इजराइल को पूरा हक है अपने खिलाफ अपनी सुरक्षा को रिटेलिएट करने के लिए। बीच में उसने एक बयान दिया कि इजराइल को ये सोचना चाहिए कि आम नागरिकों के ऊपर हमले ना हो, उससे वो बचे, और साथ ही गजा पे कब्जे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब ये एक स्टेटमेंट कुछ विद्वान, कुछ पंडित लोग अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या या इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बयान को बिल्कुल नॉन सीरियस, इररिलेवेंट मानता हूँ इस तरह की परिस्थितियों में, क्योंकि उसके बाद एक और घटना घटती कि एक अमेरिकी की हत्या होती, बच्चे को होता, तो वही बाइडेन साहब ट्वीट करके इतना क्षोभ, इतना गुस्सा और वितृष्णा व्यक्त करते हैं, जिससे लगता है कि वही इशारों में इजराइल से कह रहे हो कि जाइए और 2 टन और बम गिरा के आइए। तो ये जो डिप्लोमेसी के लेवल पे जो स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये कारगर नहीं है। वो फिर चाहे ईरान हो, कतर हो, या और अड़ोसी पड़ोसी देश हो, कहीं से कोई उस तरीके की चीज़ अभी निकल के नहीं आ रही है। और 2 और लेटेस्ट डेवलपमेंट है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, वो बुधवार को इजराइल जा रहे हैं, और इससे पहले उनके विदेश मंत्री ब्लिंकन डेरा डाले हुए हैं। इजराइल से तो बात कर ही चुके हैं, अगल बगल के जो और नेता हैं जिनकी भूमिका हो सकती है इसमें किसी भी पक्ष की तरफ से, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या मतलब है बाइडेन की यात्रा का, ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट करें। क्या असर हो सकता है, क्यों जा रहे हैं वो इजराइल के साथ सॉलिडारिटी के लिए जा रहे हैं, या वो इस मसले को हल करने के लिए जा रहे हैं और अपनी प्रेजेंस दिखाने जा रहे हैं। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो इंसानियत और माहौल के नाते, कि सिविलियंस को कैसे इस लड़ाई से सेव किया जाए, उनको कहाँ कैसे बचाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सब पे हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपको परिचय करा देता हूँ। जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी हैं हमारे साथ, पूर्व डिप्लोमेट गुरजीत सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश नयन जी, और वरिष्ठ पत्रकार और लंदन में रहते हैं, BBC में बहुत लंबे समय तक हिंदी सेवा की संपादकीय किया है, शिवकांत शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत सर आप सब लोगों का। नरेंद्र तनेजा जी, आपने एक बात कही थी, हमने इस पे 4-5 बार शोज किए हैं, 3 बार तो कम से कम आप थे साथ में, कि हिंसा ऐसी होगी जो आपने 5 दशकों में नहीं देखी होगी, लेकिन स्टेट वर्सेस स्टेट नहीं होगा, यानी कोई दूसरा देश, चाहे वो लीबिया हो, सीरिया हो, ईरान हो, इसमें शामिल नहीं होगा। अब तक आपकी बात बिल्कुल सही जान पड़ रही है, और वैसा ही रक्तपात होता हुआ दिख रहा है।
बाइडेन साहब क्यों आ रहे हैं वहां पे इसराइल में? अच्छा प्रश्न है नीरज। जब हम इस पे टिप्पणी करते हैं दिल्ली में बैठ के या लंदन में बैठ के या वॉशिंगटन डीसी में बैठ के, तो हम लोग का नजरिया अलग होता है। लेकिन जो लोग वहां इसराइल की जमीन पे हैं या यो गाजा की जमीन पे हैं या पड़ोस में साइनाई की जमीन पे हैं, वो ये सब देख रहे हैं, उनकी रिएक्शन अलग होती है। तो इसराइल के अंदर जो है, जो नया उन्होंने कैबिनेट बनाया और उसमें 2 फौजी लोगों को लेकर के आए हैं, तो वो बड़ा स्पष्ट कर रहा है कि वहां पे वो मतलब हमास को छोड़ेंगे नहीं। ये तो तय है। मुझे नहीं लगता कि इस मसले पे वो किसी को सुनेंगे। अब वो कितने उसमें सफल होते हैं, ये अलग प्रश्न है। क्या हमास के बाद कोई नया हमास खड़ी हो जाएगी, वो ज्यादा खतरनाक होगी, वो एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन ये हमास जिसको इसराइल जानता है, वो उसको तो बिल्कुल नहीं बख्शेगा। और उसमें इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाले अभी 2-3 हफ्ते आपको बहुत खून खराबा दिखना है। और उसमें मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू सरकार जो है या इसराइल की जनता या वहां की फौजें वो किसी की सुनेगी, क्योंकि उनके साथ हुआ है, उनकी जमीन पर हुआ है और सारा कुछ हुआ है। लेकिन साथ में हुआ क्या है, साथ में जो जैसे आपने जो प्रश्न किया कि पश्चिम यूरोप इस मसले को लेके काफी हद तक विभाजित हो गया है। पश्चिम यूरोप में मतलब पूरा पश्चिम जो वेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसकी काफी दखल है वहां पे, उनमें कुछ लोगों का कहना है कि भाई ठीक है, जो हो रहा है हमास के साथ कर लो जो कुछ है, लेकिन ये सिविलियंस के साथ जो है अब जो हो रहा है, अब वहां पे रहने वाले जो पैलेस्टाइनी के लोग हैं उनके साथ नहीं होना चाहिए। पानी बंद मत करिए, बिजली बंद मत करिए, गैस बंद मत करिए, सिविलियंस का इससे क्या लेना देना। तो इसको लेकर के काफी डिवीजन है। और मुझे लगता है जो आपका डायरेक्ट प्रश्न था कि प्रेसिडेंट बाइडेन वहां क्यों जा रहे हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन का वहां जाना या ब्लिंकन साहब जो वहां के विदेश मंत्री हैं, जो शटल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, रात को 1 बजे कहीं पहुंचते हैं, सुबह 7 बजे रियाद पहुंच जाते हैं, फिर जॉर्डन चले जाते हैं, फिर कैरो चले जाते हैं। पूरी मशक्कत के पीछे ये है कि ये जो युद्ध है ये एस्केलेट नहीं होना चाहिए। उनकी पूरी कोशिश इस समय ये है कि जो इसराइल जो कर रहा है उसको बहुत ज्यादा ना करें, सिविलियंस को थोड़ा बचाएं। ऐसा थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन वो चाहते हैं इतना ज्यादा ना करो कि अमेरिकी सरकार के लिए या पश्चिम के देशों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाए, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होगा, यूएन चार्टर के खिलाफ होगा, वगैरह वगैरह बातें होंगी। तो बाइडेन साहब का जाना एक तरफ, जो इसराइल के प्रो इसराइल जो वहां पे पूरी कंस्टिट्यूएंसी है पूरे अमेरिका के अंदर, उसको दिखाना है कि भाई देखिए मैं खुद इसराइल गया, मेरे विदेश मंत्री तो गए, मेरे रक्षा मंत्री गए, मैं स्वयं गया हूं और हमने सिंपैथी भी दिखाई है और हमने जो है पूरी तरह इसराइल के साथ है। लेकिन साथ में इसके पीछे जो कूटनीतिक मकसद है बड़ा स्पष्ट है। इसराइल को स्पष्ट करना कि ये एस्केलेट नहीं होना चाहिए, मतलब इसराइल और जो फिलिस्तीनियों का हो रहा है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, और खून खराबा एक सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए कि पूरी दुनिया में हमारे को उसको अपने तो आपको समर्थन करना मुश्किल हो जाए। बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि वो चुनाव लड़ना है बाइडेन साहब को, और सब लोग जानते हैं कि जो ज्यूज हैं उनकी अमेरिका में बहुत दखल है, बड़ी बड़ी चीजें कि उनके ऊपर कब्जा है उनका। बड़े बड़े अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स से ले लीजिए, तमाम जाइए, सब ज्यूज चलाते हैं वहां पे। बहुत ही पावरफुल लॉबी है। बिना उस लॉबी के सपोर्ट तनेजा के जी, बाइडेन साहब तनेजा चुनाव जी, नहीं एक जीत सवाल सकते। और इसमें जोड़ता हूँ। ये वाला तो पॉइंट आपका समझ गया मैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि हमास तक ये रहनी चाहिए लड़ाई सीमित, और आगे काफ़ी खून खराबा की आशंका है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति है गज़ा में, जिस तरीके की वहाँ की टोपोग्राफी है, लोग हैं उस तरीके, उसमें कैसे ये कर पाएंगे ये लोग? कैसे ये तय करेंगे कि हाँ अब मेरा बदला पूरा हो गया है? हमास कोई एक व्यक्ति तो है नहीं कि फलाने जी को ठोक दिया तो अब ख़त्म, अब युद्ध आज से बंद। कैसे ये तय होगा? मतलब कहाँ तक ये बहुत लड़ाई बहुत जाएगी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमास के बारे में कहा जा रहा है कि हमास जितना ऊपर दिखता है उतना नीचे गुफाओं में है, उतना हमास और सुरंगें वो ही बहुत हैं गुफाओं सर के वहाँ बारे में, पे। और वो कहा जा रहा है वो गुफाएं जो हैं वो पूरे इजिप्ट तक, साइनाई तक गई हुई हैं, और बड़े बहुत बड़ा उसका नेटवर्क है, पूरा एक अलग अर्थव्यवस्था उसकी बन चुकी है। लोग कहते हैं वहां पे जो है हर स्मगलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अमेरिका का प्रयास यह है कि इसराइल बदला तो ले, लेकिन बदला इस हिसाब से ले कि जो तस्वीरें निकल के आती हैं सिविल कैजुअलिटीज की, अस्पतालों की, बच्चों की, फिलिस्तीनी बच्चों, वो कम से कम हो या ना के बराबर हो। इसलिए आपने देखा इसराइल ने, अमेरिका के दबाव में इसराइल ने पहले जो सदर्न पार्ट है बेल्ट का, पट्टी का, वहां पे पानी भी बंद कर दिया था, उसको चालू कर दिया है। अब खबरें ये आ रही हैं शायद गैस भी चालू करी जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये कि सबको उधर भेज दिया गया है, और ये कोशिश ये है कि वहां जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ तो क्या हो सकती है, वो तो पूरा एक कैद खाना है, एक बहुत बड़ा तिहाड़ है। तो उसमें जो है, लेकिन जितना हो सके हो, जिससे कि ये ऐसे विजुअल्स ना आए। मैंने आपको पहले दिन ये प्रोग्राम में कहा था कि हमास की कोशिश है कि ऐसे विजुअल्स आए कि पूरा दुनिया में
पूरी तमाम लोग जो है वो फिलिस्तीनी कॉज के लिए लड़े और पूरे दुनिया का मुसलमान जो है वो उनके पीछे खड़ा हो जाए। काफी हद तक वो उसमें सफल हो गए हैं। तो इसराइल को अब ये देखना है, अमेरिका यही कह रहा है इस ट्रैप में पूरी तरह अंदर मत जाओ, ये ट्रैप था, इसमें जाते हो सबका नुकसान होगा। इसीलिए उन्होंने दूसरा बेड़ा भी समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। तो बाइडेन साहब, जो आपका जो सीधा प्रश्न था, सीधी कोशिश उनकी ये है कि इसराइल को वो ये तो कह नहीं सकते कि आप कोई जवाब ना दो, लेकिन उनका साथ में ये जरूर कहना है जवाब जो है बहुत इस तरीके से ना दो कि और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। और ये युद्ध जो है उस सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए, लेबनान तक तो जाएगा हिजबुल्लाह। इसलिए जो इसराइल को, तो अगर ईरान को हिजबुल्लाह में गया रोकने तो के लिए लेबनान उन्होंने ये कहा है लेबनान कि क्यों नहीं इसमें जो शामिल समुद्री होगा? बेड़ा भेजा गया है, ईरान के लिए भेजा गया है। अगर अगर हिजबुल्लाह, अब छुटपुट घटनाएं हो रही वहाँ पे, तो हिजबुल्लाह को जब आप मारेंगे तो लेबनान तो अपने आप शामिल हो ही जाएगा उसमें। लेबनान शामिल होगा तो इराक होगा। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए, हिजबुल्लाह जो है, जो ग्रुप है, उसकी जो पूरी ऑक्सीजन तो ईरान से ही आती है, पैसा हाँ। भी वहीं से आता है, असला भी वहां से आता है। मुझे नहीं लगता, मेरी रीडिंग यह है कि जिस हिसाब से ईरान के राष्ट्रपति ने फोन किया सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को, और जिस हिसाब से उन्होंने ऑफिशियली कहा कि हमने कोई मदद नहीं करी है, आज ईरान इस स्थिति में मुझे नजर नहीं आता कि वो सीधा युद्ध लड़ सके। वो नहीं चाहता, वो इस स्थिति में नहीं है। हिजबुल्लाह को सपोर्ट देगा, लेकिन एक सीमा से आगे वो नहीं दे पाएगा। और हिजबुल्लाह जो है वो जितना नुकसान कर सकता है वो करेगा, लेकिन उस नुकसान को इसराइल हैंडल कर सकता है। वो हिजबुल्लाह का इसराइल पर का कोई नई चीज नहीं है, उसको वो हैंडल कर लेगा। मेरा ये मानना है कि बाइडेन साहब जो कहना चाहते हैं, ब्लिंकन साहब जो ऑलरेडी कह चुके हैं, ऑलरेडी उसका असर हो रहा है। जी। वॉर जो है, वो युद्ध जो है, वो उन बस फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में, हिजबुल्लाह थोड़ा बहुत बीच में आता रहेगा, लगाता रहेगा, लेकिन वो एस्केलेट नहीं हो जाएगी। अभी तक इसमें अमेरिका और पश्चिम के देश सफल हुए हैं, मतलब लेकिन अभी हमास भी तक की सफल हुआ है। कोशिश ये है कि एस्केलेट ना हो। गुरजीत जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? लगातार। ये जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है, आप इसमें कतर का बयान देखिए, सऊदी अरब का बयान देखिए, बदल रहे हैं, लोगों के व्यूज भी बदल रहे हैं, स्थितियों को बदलते हुए देखते हुए। इवन बाइडेन जी का बयान अपना बदल रहा है, उनके ट्वीट को देखिए, अगर तीसरा रुख ले चुके हैं वो। क्या आपकी रीडिंग क्या कहती है? तो जो नरेंद्र जी ने कहा उससे मैं ज्यादातर सहमत हूँ। सिर्फ 2-3 बिंदु मैं आपको और बताना चाहता हूँ। हम्म। आपने पूछा बाइडेन क्यों आ रहे हैं। हम्म। बाइडेन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका पूरा अब्राहम अकॉर्ड और मिडिल ईस्ट पॉलिसी नष्ट हो रही है इसराइल के हाथ पे, उसका वध किया जा रहा है। तो वो अपनी पॉलिसी बचाने आ रहे हैं, इसराइल को बचाने नहीं आ रहे। और अगर ये उस पॉलिसी, अगर वो इसराइल को नहीं रोक पाए, तो ईरान ने तो ऑलरेडी कह दिया है अगर आपने गाजा पे और जुल्म ढाए तो हम चुप नहीं बैठे। तो अब सब जगह से ढंडोरा पिट रहा है, ईरान बोल रहा है, सऊदी अरेबिया बोल रहा है, कतार बोल रहा है। अब कौन क्या करेगा देखना पड़ेगा। सबसे नजदीक तो इजिप्ट है। अब वो इजिप्ट किसी को अंदर नहीं आने दे रहा है, वहां पर इतने लोग मरी जा रहे हैं, और वो भी अरब देश है, वो आने नहीं दे रहा किसी को अंदर। लेकिन वहां से ही एक कॉरिडोर खुलना पड़ेगा जिससे अपनी जो एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड, वो अंदर आएगी, क्योंकि इजराइल से तो आ नहीं सकती है। अब आप यूरोपियन देशों को देखिए, जिस दिन हमास ने हमला किया, यूरोपियन देशों ने कहा ये पैलेस्टीन को जो हमने एड दी है उसका मिसयूज हुआ है और हम अपनी एड बंद कर रहे हैं। एक हफ्ता बाद वो कह रहे हैं हम एड बंद नहीं कर रहे हैं, हम तो एड देंगे, और इजराइल को बोला है कि आप सिविलियंस पे हमला बंद करें। तो जो इजराइल वहां कर रहा है, मेरे को लगता है इजराइल की नीति वहां पर फेल हो चुकी है। एक तो अटैक सक्सेसफुल हो गया, उनकी डिफेंस बड़ी वीक है, उनको क्लैरिटी नहीं है हमारे कितने होस्टेजेस हैं। अभी देखिए वो रोज कहते हैं हम गाजा में हमला करने वाले हैं, करने वाले हैं, करने वाले हैं, लेकिन कर नहीं रहे, क्योंकि अमेरिका का दबाव है उनके ऊपर, और अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया और यूएई का दबाव है, जिन्होंने कहा है कि हमने ईरान से बात कर ली है, और अगर आपने इजराइल को नहीं रोका तो ये जो सारे हमने अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर एक पीस तिथि बनाई है जिसके ऊपर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, वो सब नष्ट हो जाएगी। बाइडेन को इलेक्शन लड़ना है अगले साल, वो ज्यूइश लॉबी को निराश नहीं करना चाहते, इसलिए इजराइल को सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो कहते हैं आप हमास को नष्ट कर दें, लेकिन पैलेस्टीनियन के साथ सुलह करें, उनको 2 स्टेट सोल्यूशन जो आपने प्रॉमिस किया गुरजीत जी, था। आपने 3-4 बातें ऐसी कह दी जिसमें मैं दर्शकों को सफाई चाहिए। एक तो मैं दे देता हूँ, देखिए ये जो पैसेज वाली बात है ना,
मिस्र क्यों पैसे देगा? एड जाने के लिए पैसे देना एक डिफरेंट चीज़ है। 50,000 आदमी अगर मिस्र पहुंच जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि वो मिस्र से दोबारा बाहर नहीं निकलेंगे? तो मिस्र के ऊपर ये एक दबाव जो बना रही है वर्ल्ड कम्युनिटी, वो इस बात की गारंटी देगी कि वो लोग घुस गए तो बाहर निकलेंगे बाद में। इसलिए मिस्र को बार बार ये सेफ पैसे देने के लिए जो फोर्स कर रहे हैं, उन ताकतों से मेरा सवाल ही है, लेकिन वो चले, वो जवाब देंगे। आपने एक बात कही कि ईरान ये कह रहा है, सर एक मिनट सुनिए ना सर, कि ईरान ये कह रहा है कि अब गजा में बहुत ज्यादा जुल्म किए, तो हम कहते हैं ईरान का गजा से क्या लेना देना, मेरे को ये बताइए आप। मुझे पूछ रहे? जी जी, ईरान का गजा से क्या लेने देना है? वैसे तो फिर आप पूछिए अमेरिका का क्या लेना देना है। नहीं, अरे सर आप समझिए ना, दर्शकों के लिए मैं आपके थॉट प्रोसेस पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। ईरान की बाउंड्री नहीं मिलती गजा से, हमास से उसका कोई लेना देना, उसका हिजबुल्लाह से लेना देना, तो वो क्यों इसमें गजा को लेकर के बार बार कमेंट कर रहा है, मैं ये समझ रहा हूं, तो वो दर्शकों को बताइए आप। ईरान का गाजा में कोई इंटरेस्ट नहीं। ईरान का इंटरेस्ट है कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को जितना धक्का दिया जाए वो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ईरान उस पॉलिसी का अंश नहीं है। ये सिंपल बात है। तो उसमें अगर हमास ने हमला कर दिया, जिसमें तो अमेरिकन खुद कह रहे हैं कि ईरान का हाथ हमें तो नजर नहीं आता है, तो हमला कर दिया ईरान, अब उसका फायदा उठा रहा है, वो और शोर कर रहा है कि आप लोग अगर गाजा पे पूरा हमला करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ईरान का इंटरेस्ट इजराइल नहीं है, ईरान का इंटरेस्ट है अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को रद्द करना। देखिए, गजा के ऊपर हमले और करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, ये बात उनके ऊपर भी अप्लाई होती है जो अभी आप इजराइल के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, बार बार कहे सर 6000 टन बम गिर चुके हैं वहां पे, आप जरा उसकी तस्वीर देखिए, गजा की तबाही का मंजर है, एक भी शहर ठीक से बच नहीं रहा वहां पे। तो ये ईरान की जो गीदड़ भपकियां, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने सवाल लोडेड पूछा था कि उसका क्या लेना देना, तो आओ फिर मैदान में। शिवकांत जी, ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई है, लंदन में, अमेरिका में, सड़कों पे जिस तरीके से हो रहा है, इसको खाली ये हमास और इजराइल के बीच में जोड़ के देखना मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम करके देख रहे हैं। मामला थोड़ा आगे बढ़ चुका है और इसको संभालने में अब बाइडेन जी के भी हाथ पैर मुझे फूलते हुए दिख रहे हैं। यही मूल कारण है। दरअसल आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। ये कोई यहाँ बचाव करने या युद्ध विराम कराने या जो अब अब्राहम समझौते की बात हो रही है, वो सब पृष्ठभूमि में चला गया है। असली बात यह है कि पश्चिम के देशों को, खासकर लोकतांत्रिक देशों को, चाहे पश्चिम के हों या पूर्व के हों, उनको अपनी खाल बचाने की चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि जितना ज्यादा नागरिकों का जान माल की क्षति होगी, उतने ज्यादा रोष बढ़ेगा। इन सब देशों में रोष बढ़ेगा, मुसलमानों में रोष बढ़ेगा। मुसलमानों की बात नहीं है, दूसरे जो लोग हैं, जो थोड़ा बहुत अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, जो कॉन्शियसनेस रखते हैं, उनको जो हमास का हमला था वो बुरा लगा, उसकी उन्होंने निंदा की, वो सब बात अपनी जगह, लेकिन अब जो हो रहा है वो उसको नहीं देख सकते हैं। तो मतलब पिछले हफ्ते 1 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया, अगले हफ्ते हो सकता है 10 लाख लोग प्रदर्शन करें, और इस तरह हर शहर में प्रदर्शन होंगे, हर शहर में रोष आपको उमड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इन सरकारों के लिए इस सबसे निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक सवाल आपने गुरजीत सिंह से पूछा कि ईरान का क्या लेना देना है। भाई, 2 थियोक्रेटिक स्टेट हैं पूरे मुस्लिम जगत में, एक सऊदी अरब है, एक ईरान है। तो वो तो मतलब उनकी तो पैदाइशी दुश्मनी है। दोनों ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम जगत है उसकी चौधराहट वो करें। तो जहां ईरान को मौका मिलता है, उनको लगता है कि सऊदी अरब थोड़ा नरम है इसके ऊपर, तो वो ज्यादा बोल करके और ज्यादा अपनी आवाज ऊंची करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के नेता हैं, हम उनके हितों की रक्षा करेंगे, हम उनके हितों की रक्षा में बोल रहे हैं। वो करें ना करें वो अलग बात है। तो ये शिवकांत जी बहुत अच्छे मोड़ पे ले आए। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तनेजा जी जो अभी पूरी व्याख्या कर रहे थे, ये उसका काउंटर क्वेश्चन है कि अगर 2 थियोक्रेटिक स्टेट है और 2 ठेकेदारी करना चाहते हैं, तो फिर इस लड़ाई को हम केवल हमास और इजराइल तक क्यों देख रहे हैं? मेरा तो एक सवाल ये भी है कि हम क्या पैलेस्टाइन और हमास को अलग अलग करके देखें? बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल और पूछा कि मिस्र जो है वो इन लोगों को कॉरिडोर क्यों नहीं देगा, या अगर ये गाजा से निकल के मिस्र में जाना चाहते हैं तो मिस्र में शरण क्यों नहीं देगा। आप शरण का इतिहास उठा के देख लीजिए। 1948 में 7 लाख फिलिस्तीनी निकल करके 1948 की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें
अरब देशों ने जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने फिलिस्तीन बनाया था, उस जमीन को जितनी हथिया सके 30% के आसपास उस पर कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद इसराइल ने करीब-करीब 8 लाख जो फिलिस्तीनी थे उनको निकाल बाहर किया, वो सारे के सारे जाके जॉर्डन में बस गए। और जॉर्डन में वो धीरे-धीरे उनका रोष पनपता रहा और जॉर्डन में गृह युद्ध हुआ। 1971 में जॉर्डन को हमला करना पड़ा फिलिस्तीनियों के ऊपर और यासर अराफात, बकौल यासर अराफात कह रहा हूं मैं, हालांकि इस संख्या में बड़ा विवाद है। यासर अराफात ने ये कहा खुद कि साहब 10,000 फिलिस्तीनी जॉर्डन ने मार दिए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये लोग अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठा करके लेबनान में चले गए। लेबनान पे ये लोग हेडक्वार्टर बन गया। 1980 में लेबनान में गृह युद्ध हो गया और लेबनान में वो शबरा और शतीला जो कैंप थे उनके ऊपर ईसाई जो लेबनान की सेना है उसको हमला करना पड़ा। वहां हजारों लोग मारे गए। जहां जहां ये गए हैं वहां इनके असंतोष से गृह युद्ध छिड़ गए हैं। तो जो देश इनको लेगा वो 4 बार इससे पहले सोचेगा कि एक बार आ गए वापस जाएंगे नहीं जाएंगे, और आ गए तो उसके बाद उसका हश्र क्या होगा, हमारी सरकार का क्या होगा। तो ये जो विचारधारा है ये अपने आप में इतनी खतरनाक है। सारी बात इसकी है। आप हमास के 5,000 लोगों को आज पकड़ भी लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसराइल के पास ऐसा कोई हथियार है या ऐसा कोई जासूसी है जिसके द्वारा वो उनको पकड़ लें एक एक करके। कुछ लोगों को हो सकता है मार सकते हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई चल रही है उससे जितने हमास रोज पैदा हो रहे हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हिजबुल्लाह पहले कहां था? हिजबुल्लाह लेबनान में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आपने पीएलओ को मारा। हिजबुल्लाह के साथ 2006 में लड़ाई हुई थी और जिस तरह की आप बमबारी इस वक्त देख रहे हैं लेबनान में, उसी तरह की 2006 की बमबारी आप याद करें लेबनान पे हो चुकी है और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई थी। लेकिन हिजबुल्लाह उसके बाद हमला करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो हमला नहीं कर रहा है, लेकिन चुप नहीं बैठता है। अभी भी वो रॉकेट मार रहे हैं, अभी भी मतलब उनकी विचारधारा वही है। इसी तरह से आपने पीएलओ को कमजोर किया, हमास पैदा हो गया। अब ये हमास को आप मार देंगे तो उसके बाद एक नया, तो ये शिवकांत जी, ये तो फिर ऑनगोइंग प्रॉब्लम हो गई है। और ये बात सही, विचार को आप कैसे किल करेंगे? विचार को आप दबा सकते, सबसाइड कर सकते, बातचीत के जरिए चीज़ों को हल करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं याद आता कि पिछले 5,000 साल के इतिहास में बातचीत से कोई मसला हल हुआ हो। आपको याद आता हो तो मुझे बताइएगा सर। कोई हलवल नहीं होता है, सब कुछ समय के लिए मिलिट्री ऑपरेशन से दबा दिए जाते हैं। नैन साहब, आपको क्या लगता है ये युद्ध कहाँ पहुँचता हुआ दिख रहा है आपको? बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुँच गया और आम जनता वहाँ की पिस रही है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए, जैसे अन्य जो सारे लर्नड और ऑनरेबल हमारे डिबेट में बैठे हैं लोग, उन्होंने बताया कि अलग 2-3 मुद्दे मेजर थे कि एक तो चौधरी बनने के चक्कर में एक में सिया है, एक तरफ सुन्नी है, और खाड़ी क्षेत्र के अंदर हमेशा से तब से अमेरिका ने साथ दिया है सऊदी अरब का। तो ईरान, इन सब जो छोटे मोटे ये ग्रुप हैं, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे ईरान समर्थित जितने भी लोग हैं, ये आतंकवादी गुट हैं, इराक के लगा लीजिए, सीरिया के लगा लीजिए, इनकी खुद की ईरान की जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, उसकी जो सिक्योरिटी, जो सीक्रेट एजेंसी है, जिसके लीड सर्वा जनरल कासिम सुलेमानी हुआ करते थे, इनका काम ही ये था कि इन सबको एकत्रित करना अब अमेरिका के खिलाफ। और इजराइल तो था इनके टारगेट के ऊपर, लेकिन ये बेसिक क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे और इनका जो कॉज था चौधरी बनने का वो डाउन हो रहा। अब बात आती है कि ये इजराइल का युद्ध जाएगा कहाँ। देखिए, मिलिट्री टैक्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, अगर कोई बिल्डअप एरिया होता है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया जो गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, वहां के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस इतने आसान नहीं होते, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपका दुश्मन किस कोने में, किस नुक्कड़ पे छुपा हुआ है, किस दीवार के पीछे है या किस आड़ के पीछे बैठा हुआ। तो लिहाजा आपको सरप्राइज होता है, और चूंकि उसने वो जाल बिछाया हुआ है, तो जब आप अंदर घुसेंगे तो आप उसके जाल में आ गए तो फिर आपकी जो कैजुअलिटीज हैं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। नाउ अभी इनिशियली क्या हो रहा है कि इन लोगों ने कंट्रोल डिफेंस या कंट्रोल जो है वो आर्मी का जोन घोषित कर दिए हैं, ये कि इसके अंदर कोई सिविलियन नहीं आएगा, चाहे वो पूर्व की तरफ हो गाजा पट्टी के, या फिर आप लगा लीजिए जहाँ पे इन्होंने नौसेना का आज एक नया बेड़ा निकाला इजराइल ने और फायर भी किया उस शिप से, वो हो, या फिर तो नॉर्थ के एरिया में जहाँ निकिम, जो कि इनका एक हेडक्वार्टर हुआ करता था
नॉर्दर्न कमांड का, उसके इलाके से जहाँ पे स्पेशल फोर्सेस आगे बढ़ी हैं वो क्षेत्र हो। अब स्पेशल फोर्सेस को अंदर भेज दिया गया है। इनके जो स्पेशल फोर्सेस में जो मेन कमांडोज हैं वो है सायरेट मटकल, और ये बहुत ही कट्टर और बहुत ज्यादा ट्रेंड सोल्जर्स हैं जो कि स्पेशल ऑपरेशंस में जाएंगे। लेकिन हम एक चीज और भूल रहे हैं यहाँ पे कि कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने भी अपना डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स, जिन्होंने, आपने जानते हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं और पाकिस्तान में घुस करके भी जो है अलकायदा के चीफ को मारा था, ये लोग अभी ऑपरेशंस कर रहे हैं। और इनके ऑपरेशंस के बेस पे ही ऊपर से फायर पावर आ रहा है, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट से हो, मिसाइल के रूप में हो या रॉकेट्स के रूप में हो। और जहां जहां पे टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं कि जो इनकी सेना को जब ये अंदर बढ़ेंगे, सेना को क्षति कर सकते हैं या नैन साहब एक मिनट रुकिए ना सर, ये बताइए कि अभी जो हमले, हवाई हमले हो रहे हैं अभी ज्यादातर, तो ग्राउंड ऑपरेशन की जानकारी इनको कैसे मिल रही है? क्या अंदर गए हैं ये लोग कि कैसे पता चल रहा है? देखिए, ये स्पेशल फोर्सेस का काम ही है कि दे इधर गो बिहाइंड द एनिमी लाइंस और दे एंटर, ये वो ऐसे लोग जगह पे घुसने में माहिर होते हैं। और जहां जहां पे इनको दिखाई देगा कहां पे इनके सॉलिड टारगेट्स बने हुए हैं, उसको ये सोफन अप कर रहे हैं, यानी उनको आप कमजोर कर रहे हैं बॉम्बार्डमेंट करके, ताकि वो अपना सिर ना उठा सके या वहां उसको यूज ना किया जा सके। अब आपने कहा कि लंबाई चलेगी कितनी, बहुत लंबी चलेगी। देखिए, अगर मैं जियो पॉलिटिक्स का माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन जो स्टेटमेंट्स जो बाइडेन दे रहे हैं कि जरूरी है, हम इजराइल के साथ हैं कि यहाँ पे अंदर अटैक जाना चाहिए तो जाए, लेकिन इजराइल वहां जाकर के कब्जा करके बैठ ना जाए। अब ये किसको पता है कि इजराइल जब बार बार ये कह रहा है, नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं ये लंबा, बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, तो इन्होंने 1.1 मिलियन लोगों को तो पहले ही खान यूनिस के एरिया में भेज दिया, वहां तक भेज दिया। अब वो क्यों भेजा? बिकॉज जियोपॉलिटिकली रशिया और चाइना खाली बैठे हुए थे। चाइना तो खैर खाली नहीं बैठा था, पैसे दे रहा था इन लोगों को ईरान के थ्रू, लेकिन अभी जियोपॉलिटिक्स में दोनों अलग बैठे हुए इस पूरे लड़ाई के खेमे से। तो जहां पे जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, तो रशिया इस जगह को ढूंढ रहा था कि क्यों ना हम इस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर अमेरिका को घेर ले, नंबर 1। क्यों ना 2 फ्रंट बन जाए ताकि अमेरिका का ध्यान यूक्रेन की तरफ से हट जाए। अगर आपको याद हो, जो बाइडेन ने खुद स्टेटमेंट दिया था, और इनको एंटनी ब्लिंकन ने भी एक स्टेटमेंट दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, कि हमारे पास में यूक्रेन के साथ साथ इजराइल को भी हथियार देने के लिए पर्याप्त हथियार हैं। यानी इस तरह की बात लिए हुए रशिया के मुंह में चल रही थी। और आज भी रशिया में के पुतिन ने अभी थोड़ी देर पहले ही नेतन्याहू से बातचीत करने की कोशिश की है। यानी बेसिकली ये जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो जो बाहर बैठे लोग हैं वो चाह रहे कि अमेरिका को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। 2 दिन पहले स्टेटमेंट आई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कि अभी लग रहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान आर्मेनिया पे अटैक कर देगा क्रिश्चियंस वाले कंट्री के ऊपर। तो दिस कंप्लीट जियोपॉलिटिकल गेम इज गोइंग ऑन। लेकिन एक बार जब ये अंदर घुस जाएंगे तो किसको पता है कि 500 किलोमीटर 1300 किलोमीटर लंबी टनल्स के अंदर कब कहेंगे ये कि हमने पूरा सिक्योर कर लिया, कब कहेगा इजराइल की मैं बिल्कुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नैन साहब, रुकिए एक मिनट। यही मेरा सवाल था कि ये जो जब आप किसी को कहते हैं ना कब्जा कर लेंगे, मार लेंगे, ये कर लेंगे, वो लेंगे, तो उसका कोई तरीका नहीं होता है। आप कुछ समय के लिए सप्रेस कर सकते हैं। आपको क्या पता, मैं तो कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो सिनाई के रास्ते से मिस्र के अंदर बहुत सारी टनल खुल रही हो, या इवन इजराइल के अंदर हो। क्या मालूम आपको कि वो कहाँ तक उन्होंने टनल बना रखी, यू नेवर नो। तो आप कहाँ तक जाके सिक्योर करोगे? मैं आता हूँ एक मिनट। गुरुजी जी ये बताइए कि ये जो बार बार लंबा चलेगा युद्ध, इसकी बात की जा रही है, कॉशन बार बार किया जा रहा है यूएस की तरफ से, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं आप लोग जब आप डिप्लोमेटिक वे में देखते हैं? तो गुरजीत जी आपसे पूछा मैंने। मुझे आपकी आवाज नहीं पहुंच रही सर। अभी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जब बार बार ये कहा जा रहा है कि युद्ध लंबा चलेगा और कंट्रोल करना है, हमास को बिल्कुल मिट्टी में मिला देना है, लेकिन गाजा में कब्जा मत करो, सिविलियन को बचाओ, इसको डिप्लोमेटिकली इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? लंबा युद्ध चलेगा मतलब क्या है? लंबा का मतलब ये है कि आप जल्दबाजी में गाजा पे हमला मत कीजिए, उसका लंबाई बढ़ाते रहिए। जो वेटिंग पीरियड है वो लंबा है। नहीं तो अभी तक जो इजराइल की रेपुटेशन है, अगर उसकी हिम्मत अभी तक बनी रहती तो वो गाजा में जाके लोगों को बेहद मारना और शुरू कर देता। अभी तो सिर्फ एयर से मारा है, आर्टिलरी से मारा है, ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं किया है। और लोगों को कहा जा रहा कि आप चले जाइए,
लंबा मतलब ये कि लोगों को टाइम दीजिए कि वो सेफ जगह जा सकें, लेकिन गाजा में कोई सेफ जगह तो है ही नहीं, तो उन जाएंगे कहां लोग? तो इसलिए इस लंबा इसलिए है कि इजराइल पे दबाव बना रहा है कि सिविलियन कैजुअलिटीज कम कीजिए, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर मत होने दीजिए। अगर आपके पास कोई इंटेलिजेंस है तो आप हमास को नष्ट करें। लेकिन प्रॉब्लम तो ये आती है, कई मीडिया में अब स्टोरीज आ गई हैं कि हमास को शे तो इजराइल ने खुद दी है पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी को नीचा दिखाने के लिए। जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो इजराइल की इस सरकार ने खुद ही नहीं करने दी। तो अब बाइडेन तो यही कह रहे हैं, हमास के ऊपर हमला कीजिए, गाजा को बचाइए और पैलेस्टाइन का जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। ये तो तीनों चीजें ही बहुत लंबी हैं। इजराइल ने 48 साल पहले से जो वादे किए वो नहीं किए, अब कौन से 48 घंटे या 48 दिन में करने वाले हैं। इसलिए ये बात लंबी चलेगी। जी तनेजा जी, जी बात लंबी चले। मुझे एक चीज देखिए, नहीं हालांकि ये सवाल नयन जी का है लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 342 वर्ग किलोमीटर की एक जमीन को नेस्तनाबूद करने में किसी भी कंट्री को कितना वक्त लगता है? उसमें भी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, कर रहे हैं भाई साहब वो, इसीलिए 10 दिन हो गए अभी तक वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो यही कर रहे हैं। देखिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखना है। हाँ। हमास ने जो पिछले शनिवार को जब इजराइल पे हमला किया, उससे पहले जो पूरा हमास की टेरिटरी है और इजराइल के बीच में ऐसे संबंध थे, रोजाना गाजा से 20,000 लोग इजराइल काम करने के लिए आते थे। ठीक वैसे ही जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारे यहाँ खुर्जा, अलीगढ़, गाजियाबाद से दिल्ली में लोग काम करने सुबह आते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को चले जाते हैं, शॉपिंग भी करके यहाँ से जाते हैं वगैरह, कई दफे परिवार भी साथ आते हैं। ठीक वही स्थिति थी, 20,000 लोग रोजाना फिलिस्तीनी गाजा से इजराइल काम करने आते थे। अब उसमें कितने जासूस होते थे, क्या होते थे, वो एक अलग कहानी है, लेकिन रोजाना आते थे। अर्थव्यवस्था ऐसी बनी हुई कहानी नहीं है, असली और कहानी साथ यही में है। कुल मिलाकर के कुल। अच्छा, दूसरा इसमें देखिए कि अभी इजराइल को अगर रौंदना हो कि भाई सीधा कर दे तो वो तो अलग चीज है। इजराइल की जो रणनीति है, जो मुझे समझ में आ रही है, बड़ी स्पष्ट है नीरज। उनकी रणनीति यह है कि खासतौर से जो उत्तर का उस इलाका है, वहां जाकर के वो अपने डेरे बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे। वहां जाकर के उनकी फिर प्रयास ये रहेगा कि वहां पे इस तरह की गवर्नेंस लेके आए या ऐसी अथॉरिटी क्रिएट करेंगे जो अथॉरिटी के अंदर हो सकता है वो देश जो मुस्लिम कंट्री हैं, जैसे इजिप्ट जैसे हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, उनकी भी उसमें हिस्सेदारी या ऑब्जर्वर के रूप में वो आए और उसके बाद वो कहेंगे भी ठीक है, जो भी आकर के इनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है वो करे, लेकिन हमास एलिमेंट जो है उसको हम खत्म करेंगे। लेकिन बाकी जो है, जो देश इसमें आना चाहते हैं, खासतौर से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इजिप्ट जैसे या लाइक माइंडेड जैसे, मैंने तो खबरें यहां तक सुनी है कि कतार वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरह का कुछ वो प्रयास किया जाएगा क्योंकि इजराइल के ऊपर यह दबाव है। लेकिन इजराइल का यह है कि जो हमास एलिमेंट या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो उन्होंने जो करा है पिछले 2 साल के अंदर, वो एलिमेंट्स को समाप्त करना कितना कामयाब होगा कितना नहीं, एक अलग बात है। लेकिन अभी उनकी रणनीति स्पष्ट है, अंदर घुस जाओ, जो हमास के लोग हैं उनको खत्म कर दो और साथ में कुछ टेरिटरी इतनी अपने कब्जे में ले लो जिससे पूरी जो गाजा स्ट्रिप है आने वाले समय में फिलिस्तीनी वहां पे जो है सरकार बने और उसमें कुछ और मुस्लिम लाइक माइंडेड कंट्री शामिल हो जाएं, लेकिन ऊपर का दबदबा इजराइल का उनके ऊपर हो। पहली बात। दूसरी बात नीरज, हमको ये समझना जरूरी है कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है MBS, उनका प्रयास क्या है? वो वहां की सऊदी अरब को एक आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं और वहां पे जो पारंपरिक लोग हैं जिसमें मुल्ला मौलवी शामिल हैं, कुछ पुराने किस्म, वो पूरी तरह उनके साथ नहीं है। MBS को जरूरत है वहां के क्राउन प्रिंस को कि जो चाहे वो अब्राहम अकॉर्ड हो, चाहे वो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर हो, वो सब सफल हो, तभी वो सफल हो पाएंगे। नहीं तो वहां पर वो लोग जो परिवर्तन नहीं चाहते, आधुनिकरण नहीं चाहते, बहुमत सऊदी अरब में उन्हीं का है, तो MBS सरकारी फेल हो जाएगी, उनके सारे प्रयास फेल हो जाएंगे। तो वो ये नहीं चाहते, इसलिए एक सीमा से आगे वो अमेरिका को नकार नहीं पाएंगे, पश्चिम के देशों को नकार नहीं पाएंगे, भारत को भी नकार नहीं पाएंगे। यूनाइटेड एमिरेट्स की कहानी भी कुछ कुछ ऐसी ही है। तो इतना आसान नहीं है कि वो एकदम कहते हैं ठीक है। तनेजा जी एक मिनट रुकिए सर, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना,
मैं इसको थोड़ा डीपली समझना चाह रहा हूँ। शिवकांत जी, आप ही के पास आ रहा हूँ मैं सवाल लेके। अभी तनेजा जी ने जब शुरुआत की तो बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, और मैं मानता हूँ कि तनेजा जी का बहुत डीप इंसाइट है ऑयल कंट्रीज़ में, कि 10-15 हज़ार लोग डेली अप डाउन करते हैं गजा से इसराइल में। उसमें कितने जासूस है पता नहीं, वो एक अलग बात है। वो अलग बात नहीं तनेजा जी, मेन बात है वो। हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। पूरी दुनिया भर की मीडिया में इस पर कोई बात नहीं हो रही है। अगर न्यूयॉर्क की सड़क पे, लंदन की सड़क पे चार्ल्स वन के झंडे को बदल दिया जाता है, इसको हम इग्नोर करके बैठे। वो पढ़े लिखे लोग हैं सर, समझदार लोग, जिनको आप कह रहे हैं मौलाना मौलवी मुल्ला सऊदी अरब में विरोध करते हैं। लंदन में बैठा हुआ आदमी थोड़ी मौलाना है, वो तो बीटेक कर रहा है वहाँ पे, वो जुड़ा हुआ हमास के कॉज के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसे इश्यूज हैं जिस पे दुनिया की बड़ी ताकतों को बैठ के बात करनी चाहिए, वरना नहीं सुलझेगा ये मामला। शिवकांत जी, मेरा सवाल यही तो है आपसे, आप इसको जवाब दीजिए मुझे। ये वाकई में हम लौट घूम फिर के वहीं आ गए। ये मूलतः विचारधारा की लड़ाई है। मुझे बहुत अच्छी बात तनेजा जी कह रहे थे, लेकिन मुझे अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में इतने साल हो गए, आज तक कोई ऐसा इस्लामी देश नहीं मिला है जहां कट्टरपंथ से उदारवाद की तरफ राजनीति गई। हमेशा इस्लामी देशों में ये होता है कि उदारवाद से कट्टरपंथ की तरफ राजनीति जाती है। ये जो आपको थोड़ा थोड़ा सुधार और उदारवाद जो सऊदी अरब में और खाड़ी देशों में दिखाई दे रहा है, वो इस वजह से है कि ये लोग तानाशाह हैं। अगर आप वहां पब्लिक छुट्टा छोड़ दें और लोकतंत्र ले आए, तो कल ही देखना वहां जो है कट्टरपंथी सरकार ही बनेगी। तो समस्या सारी ये है कि आप सारा हमास को जड़ से उखाड़ देंगे, सारी सुरंगें खत्म कर देंगे। 2004 में तो अंदर थे ही। 2004 में ये पूरे गाजा के अंदर थे। इन्होंने सारे के सारे जो भी अड्डे इनको लगते थे वो सारे नष्ट कर दिए थे। उसके बाद इन्होंने गाजा को कहा कि ठीक है, अब गाजा आप चलाइए। 1 साल चला, 1 साल के भीतर ही वहां कट्टरपंथी हमास की सरकार बन गई। तो आप जब जरा सा खुलापन देते हैं, खुला छोड़ते हैं, हो सकता है इसके पीछे षड्यंत्र हो खुद मतलब यहूदी कट्टरपंथियों का भी, लेकिन भाई उनका षड्यंत्र क्यों नहीं होगा? उनसे आप 50 साल से लड़ते आ रहे हैं, तो वो क्यों चाहेंगे आप सफल हो? आप अगर कामयाब अपना 2 राष्ट्र की थ्योरी को कामयाब करना चाहते हैं, तो आपको खुद कामयाब करके दिखाना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ लोगों की भी ये सबसे बड़ी कमी है कि लोग ऐसी सरकार या ऐसा माहौल बनाते ही नहीं है इन देशों में कि आप उन पे विश्वास कर सकें, और वही हुआ। हर देश में यही हो रहा है। आप तुर्की को उठा के देख लीजिए, आप कश्मीर को उठा के देख लीजिए, आप मतलब राज्य के रूप में आप पाकिस्तान को उठा के देख लीजिए, आप किसी देश को उठा के देख लीजिए, हमेशा उदारवाद से कट्टरपंथ की तरफ राजनीति जा रही है, उल्टा जा ही नहीं रही है बिल्कुल। सरकार चुनी गई थी हमास की गजा में, फिर उसके बाद उन्होंने 18 साल से चुनाव नहीं कराए, और वहाँ की जनता ने कभी इसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया कि चुनाव क्यों नहीं करा रहे भाई हमास वालों। इसके खिलाफ तो विद्रोह होना चाहिए ना, तब तो पता लगे कि वो डेमोक्रेटिक लोग हैं, वहाँ की मासूम जनता है। मैं जनता को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि असली सवाल की तरफ पहुँचने की ज़रूरत है, तभी ये समस्या हल होगी। ये ऊपर ऊपर की बातों से कि मिस्र ने ऐसा कहा, टर्की ऐसा कहा, अब्राहमिकल एकॉर्ड, मैं तो कह रहा हूँ कैंप डेविड एकॉर्ड पे आइए ना, फिर उधर से और पीछे चलिए, 200-300 साल पीछे गए एकॉर्ड पे चलते हैं हम लोग। उन बातों का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप उसको किस लेवल पे जाके सॉल्व करना चाहते हैं। छोटा सा एक ब्रेक के बाद लौट के फिर चर्चा कंटिन्यू करते हैं। अड्डा में हम लोग बातचीत करें जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी है, कैसे रुकेगी, कैसे सॉल्व होगी, और शांति बहाली की क्या उपाय हो सकते हैं, मूल कारण क्या है। नैन सर, हमने आपको बीच में रोका था और उसके संदर्भ में मैंने एक दो सवाल शिवकांत जी से और तनेजा जी से लिए थे। अब आप अपनी उस बात को कंटिन्यू करिए, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट लाना यहाँ पे बहुत जरूरी था। नैन सर। देखिए, मैं यही कह रहा था कि जो मूल सवाल आपका था कि ये कब तक चलेगा, तो ये इजराइल इसको जितना लंबा खींच सकता है उतना खींचेगा, और नाम रहेगा युद्ध का। तो आप उसको कब्जा कह लीजिए या पॉलिसी कह लीजिए, मेरा मानना है ये बहुत लंबा चलेगा। एक बार ये अंदर घुस जाएंगे तो टनल्स भी इनके पास में कम से कम 500 से 700 किलोमीटर लंबी है, और उसके बहाने और कुछ ना कुछ, ये देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर कभी एकदम से तो खत्म होता नहीं है। 2 या 3 फ्रिंज एलिमेंट्स दाएं बाएं से कभी ना कभी कोई फायर कर देंगे, और ये मामला चलता रहेगा। उसके बाद जैसे कि एक पैनलिस्ट ने कहा कि वहां पे शायद इजराइल अपने प्रो इजरायली फेवर का जो है वहां पे वातावरण बनाए,
और जब उनको लगेगा कि हाँ ये हमारे उसमें, लेकिन मेरा मानना ये है कि शायद इससे पहले ही जो आपका वादी गाजा का एरिया है जहाँ पे नदी है इनकी सूखी हुई, वो उसके आगे जो इन्होंने खान यूसुफ में सबको खदेड़ दिया है, सब लोगों को वहां पे भर दिया है भेड़ बकरियों की तरह से, उस इलाके में हो सकता है कि आधे किलोमीटर का या 500 मीटर का एक बफर जोन बनाए, बिकॉज जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया था इस बार के ये माइक्रोलाइट्स के साथ में या फिर कह लीजिएगा कि पैराग्लाइडर्स के साथ में इन्होंने जो अटैक किए हैं, ताकि वैसे ये दोबारा से हिमाकत ना कर पाए ये लोग, उधर से कोई बचे हुए एलिमेंट्स जो हैं, और बाकी धीरे धीरे हम ऑपरेशन को करके इसको लंबा चलाएंगे। रही बात अभी जियोपॉलिटिक्स की, मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो बोलना चाहूंगा कि कुछ खबरें ऐसी छनके आ रही हैं कि जुलाई और अगस्त के महीने में 300 या 400 के करीब हमास के लोग पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के अंदर इन माइक्रोलाइट और ग्लाइडर्स की ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद ये भी खबर छनके आ रही है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर 50 के करीब एक्सपर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान से गाजा में गए, और हार्डली 1 वीक और 10 डेज से पहले जब अटैक हुआ। और इसी दौरान में अगर आप देखें तो जनरल आसिफ मुनीर ईरान जा रखे थे और कतर के अंदर बैठे हुए थे। और कतर में कौन है? कतर में है इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया है आपका हमास का लीडर। तो ये कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। और पाकिस्तान के जो इस एक्शन में आ रहा है, क्या उसके पीछे कहीं से जो जिसको वो आर्यन ब्रदर बोलता है चीन, वो उसको फंडिंग दे रहा है, उसके थ्रू भुखनंगे देश के थ्रू काम कर रहा है। और कुछ खबर ऐसी भी आ रही हैं कि इस समय पे आसिफ मुनीर को कहीं से फंडिंग से अवेलेबल नहीं हो रही, तो शायद ईरान और जो कतर है, ये ऐसे दो देश हैं जो आने वाले टाइम में इनके जो न्यूक्स हैं उनको खरीदार बन जाए, शायद 3.5 बिलियन और 4 बिलियन डॉलर ऐसे कुछ करके, और ये इंसान जो है एक 7 बिलियनर बन जाए, बिकॉज इनके जनरलों का तो इतिहास है कि जहां पे मौका मिलेगा पैसा कमा के बाहर अपना ठिकाना बना लेंगे। अब मूलभूत पे अगर हम आए, देखिए मिस्र ने जो है अरब देशों की एक मीटिंग बुलाई, लेकिन ईरान ये नहीं चाहता था। ईरान ने मजबूर किया सऊदी अरेबिया को कि वो चाहता है कि जो ओआईसी है 57 मुस्लिम कंट्रीज की, उसकी मीटिंग बुलाई जाए, बिकॉज आज की तारीख में जो है क्या नाम लीडरशिप है वो सऊदी अरेबिया के पास है उसकी। जी तो सर, सऊदी अरब के लिए भी ये थोड़ा सा एक पॉइंट और देना चाहूंगा। सऊदी अरब के लिए भी मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा मुश्किल था अपनी उस ओआईसी के लीडर की इमेज को बचाना, बिकॉज इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर जितना बातचीत आगे बढ़ चुकी थी इजराइल के साथ में, ऐसे में हमास के साथ तो नहीं बट पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना तो सऊदी अरब की मजबूरी बनती है, और लिहाजा उसने ये बखूबी निभाया। लेकिन जैसा एक पैनलिस्ट ने बताया था कि वो वेस्ट या अमेरिका के उस इब्राहिम अकॉर्ड से बाहर आना इतना आसान नहीं है, ना ही वो चाहेंगे। शायद वो समय आने पर बातें खुल के सामने आए। इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपने रखा है। जो इस्माइल हानिया की बात कर रहे हैं, वो जानना चाहिए लोगों को कि वो कतर में रहता है, मिलेनियर बिलियनियर है, उसके 13 संतानें हैं और सब रियल एस्टेट टाइकून है, टर्की का पासपोर्ट है और हमास का चलाता है वो। तो ये भी लोगों को जानना चाहिए। दूसरी चीज़ ये जो भी शिवकांत जी ने कही ना, कि वो चाहे शिया हो, सुन्नी हो, हिजबुल्ला हो, हमास हो, टर्की हो, अरबी हो, खाड़ी हो, विचारधारा के नाम पे सब एक है, इसलिए गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। तनेजा जी, बहुत तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। भी एक थ्योरी तो नैन जी ने बताई, ये थ्योरी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमको लोगों को पता नहीं भाई, मुझे फैक्ट तो नहीं पता है। कोई लोग कह रहे हैं कि ये कॉरिडोर वाली कहानी है, कोई ये कह रहा है कि रीस्टैब्लिश करना है वहाँ पे अपनी तासत्ता को, कोई जैसे आप ही बता रहे हैं कि सऊदी अरब विचारधारा के रूप में अब मॉडर्न होना चाहते हैं, कुछ लोग पीछे खींचना चाहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चीन, ईरान, रूस एक तरफ है। ये सब तरह तरह की थ्योरीज है। दर्शकों को मेरे बताइए कुछ इसमें सच्चाई है कि ये सब अपने मन से जो सोच लेता है कि यार ऐसा हो सकता है, ये हो रहा है क्या? नीरज, हमको ये देखना चाहिए, चाहे वो कोई भी देश हो, वहां का धर्म इस्लाम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, एथीस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, हर देश मात्र अपने राष्ट्र हित के लिए काम करता है, कोई बिग पिक्चर को नहीं देखता। हमको कतर के बारे में कहा जा रहा है, कतर जो है, दरअसल हम लोग हिंदी का बड़ा शब्द उपयोग करते हैं, उर्दू का है कतर, कतरा बोलते हैं। तो कतर इसलिए बोला ही जाता है वो कतरा से एक स्ट्रिप है पूरी, और
वहां पे जो अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा है, मिलिट्री बेस है वहां पे कतर क्यों अमीर है कि वहां पे भारी मात्रा में गैस का उत्पादन होता है, भारी मात्रा में, और उत्पादन कौन करता है? अमेरिका की एक कंपनी है वो करती है। वहां जाने के लिए आपको कतर से कम और अमेरिका से ज्यादा परमिशन लेनी पड़ती है, तब वहां गैस फील्ड आप जा सकते हैं, एलएनजी टर्मिनल जा सकते हैं। तो कतर तो बिना अमेरिका की सिक्योरिटी के कुछ है ही नहीं, है ना। तो और क्या वहां पर जो कुछ भी हो रहा होगा वो अमेरिका को और पश्चिम के देशों को सब पता होता है, और कहीं ना कहीं जो है उनकी नजर में ही हो रहा होता है। उसको रोके ना रोके वो अलग बात है। अब जहां तक सऊदी अरब की बात हुई, सऊदी अरब अमेरिका में आज क्या चल रहा है? आज ये चल रहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी होगी। सऊदी अरब उनकी बात चल रही है, सऊदी अरब का कहना है हमको प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाना है। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? यूरेनियम को प्रोसेस करके ऐसा तैयार करना कि उससे आणविक हथियार बन सके। एक मेरा छोटा सवाल भी ले लीजिए, फिर कंटिन्यू करिए, इसी बात कंटिन्यू करिए। मेरा एक सवाल ले लीजिए, बीच में मैं भूल जाऊंगा बस। मेरा सवाल ये है कि मैं सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को नहीं मानता, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसमें मुझे बार बार आप लोगों से बातचीत करने का मन करता है। अभी आपने एक लाइन बोली कि कतर में परिंदा पर नहीं मार सकता बिना अमेरिका की इजाजत के, बनाओ पर्ची कटा के लेके आओगे गेट पास तभी जाओगे अंदर। इतनी बड़ी पैनी आंखें हॉक आई हैं आपकी, 5000 रॉकेट दाग दी उसने, हमास ने, पता नहीं चला अमेरिका को, इजराइल को। इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता, मेरे को आप दीजिए सर। नहीं, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में लग गए, पूरी दुनिया लगी हुई थी, और एक छोटा सा वायरस आया जैसे कोविड ने, का पूरी दुनिया को हिला के रख गया, क्योंकि सबकी निगाह तो बड़ी बड़ी चीजों पे लगी हुई थी। इसी तरीके से उन्होंने जो तरीके अख्तियार करे, जो मिसाइल छोड़ी है उन्होंने, वो कोई सोफिस्टिकेटेड मिसाइल नहीं है, वही पानी के जो पंप थे वहां पे, उन्हीं को उन्होंने, जिससे वाटर सप्लाई होती थी, उन्हीं पाइप को कन्वर्ट करके वो बनाया। टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, एक्सपर्टीज कहाँ से आई, उसके बारे में भी अंदाज लगाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इजराइल ने ये था कि हमने आयरन डोम बना रखा है, हमको जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आजकल के जमाने में ये सब देश यही कर रहे हैं कि आजकल सारी कोई एआई की बात कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी सैटेलाइट की बात कर रहा है, लेकिन ह्यूमन, अगर आप देखें जो हमास ने किया उसमें इजराइल का सबसे बड़ा फेलियर क्या था? या ये 5 आंखें और 6 आंखों की जो बात होती है अमेरिका की, क्या हुआ? ह्यूमन इंटेलिजेंस फेल हो गई, वो थी नहीं, हाईटेक पर लगे रहे और उन्होंने जो है ये कर डाला। तो इसीलिए देखिए वहां पे कतर के अंदर अमेरिका की नजर रहती है, सऊदी अरब के अंदर रहती है, पूरे मिडिल ईस्ट में काफी रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये इजराइल जो फेल हुआ या अमेरिका फेल हुआ, क्योंकि उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो पुराने तरीके थे कहीं ना कहीं वो उनको भूले हैं, और वो टेक्नोलॉजी और आयरन डोम बना करके उन्हें लगा सब कुछ हो जाएगा। अब समझ में आ गया ये नहीं हो पाएगा। लेकिन नीरज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस समय आज के हालात के अंदर, वो ये है कि मिडिल ईस्ट में हर देश, चाहे वो मुस्लिम है चाहे कुछ भी हो, हमको ये सोचना है ये ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज है, मिल के काम करते हैं और सब ऐसा ठीक है, ऐसा है नहीं। हर देश वहां पे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब, मैं एक बड़ी पॉइंटेड बात आपको कह रहा हूं, ये दोनों देश के आज भारत से घनिष्ठतम संबंध है। कांग्रेस नहीं वो काम कर पाई, आज बीजेपी की सरकार में है। सोचिए क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि राष्ट्रहित उनको लगता है इसमें बड़ा है। आज भारत जो है इतना बड़ा बाजार है, इतना तेल खरीदता है, इतना गैस खरीदता है, और कल को, जो मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बोल रहा हूं, कल को अगर इन देशों को सुरक्षा की जरूरत हो, चूंकि अमेरिका कमजोर हो गया और किसी कम्युनिस्ट देश को वो नहीं आने देना चाहते हो, तो किसकी तरफ आएंगे? कौन देश वो प्रोवाइड कर पाएगा? आपके इमेजिनेशन पे सोचता मैं खुद जवाब नहीं देता, ये देश जानते हैं, इसीलिए दिल्ली से संबंध बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, आखिरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, हमको यह देखना होगा कि जो इजराइल है, इजराइल अपना मकसद फिलहाल वो करेगा, आखिर में पश्चिम के देश और अमेरिका का प्रेशर, जिसमें भारत भी शामिल है, कि आप बदला ले लो, लेकिन ऐसा मत करो कि पूरे नए मिडिल ईस्ट का जो सपना है उसको ध्वस्त मत करो, उसको जिंदा रहने दो, उसको वापस पटरी पे लाएंगे। इन द मीन टाइम आप 1.5 महीना 2 महीने अपना जो करना है आप कर लो, लेकिन वापस जो है वो जो सपना है सब देशों का, कॉरिडोर हो। जी सर, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे एक कॉन्स्पिरेसी ये भी चल रही है कि वो जो 5000 रॉकेट दागे वो चीन से आए थे बन के, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मैं तो देखा नहीं, लेकिन कैसे आए थे अब मेरे को नहीं पता सर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मुझे क्या पता आए थे कि नहीं। नहीं सर, अरे सुनिए तो सर, मैंने कब कहा कि ऐसा ही है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल दिखा दी। एक थ्योरी ये है कि उनका प्रोडक्शन चाइना में हुआ था और वो वहीं से आए थे। एनीवे, शिवकांत जी के पास सर ये जो बात जहाँ पे लाके खड़ी की है ना तनैया जी ने, कि आर्थिक हितों को वो कॉरिडोर
ख़त्म ना हो, इसके लिए सब प्रोटेक्शन किया जाएगा, ये है। दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आर्थिक हित और विचारधारा, और दोनों साथ के साथ चल रही हैं। मैं नीरज की एक बात से असहमत हूँ कि आर्थिक हितों को देखते हुए सब चीज़ें किनारे धर दी जाती हैं, ऐसा नहीं है सर। विचारधारा पहले, आर्थिक हित बाद में है। ये हमारे सामने बारंबार 1000 बार आ चुका है, आ रहा है, आता रहेगा। शिवकांत जी, एक सवाल जो है उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा, वो ये है कि कतर में अगर पत्ता भी नहीं हिलता अमेरिका के कहे बगैर, तो इस्माइल हनिया तो वही है। आप इस्माइल हनिया को क्यों नहीं उठा लेते वहां से? पिछले 10 दिन में 10,000 बार अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ये कहा कि आईसिस जैसा ही है हमास। अगर आईसिस जैसा हमास है तो उसका नेता वहां बैठा है, उस नेता के बदले आप सारे के सारे 199 बंधक है उसको छुटा सकते हैं। लेकिन क्या किसी ने इस तरह की कोशिश की? अंदर ही अंदर कुछ ऐसा घालमेल चल रहा है जिसका था अभी कोई लगा नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। ये मुझे लगता है ये नाटक है बहुत बड़ा, और इस नाटक में जब तक सबके हित सुरक्षित हैं तब तक ये चलेगा, और जो ही मामला जो है वो बस के बाहर दिखाई देगा तो सब हाथ खड़ा करना शुरू होंगे और तभी जाकर के लड़ाई बंद होगी, वैसे नहीं बंद होने वाली। बिल्कुल, समय एकदम समाप्त। थोड़ा सा देखिए उसी मोड़ में ले आए जहां मैंने अपना जो सवाल खड़ा किया था कि इतनी बड़ी हॉकाई रखने वाली दुनिया की 2 सबसे बड़ी एजेंसी को पता नहीं चला, तो ये वाकई कहीं ना कहीं कुछ एक बड़ी चीज़ है। मुझे नहीं पता क्या है, आप लोग ज़्यादा विद्वान हो समझोगे, लेकिन जितना सिंपल हमको ये दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। कुछ चीज़ें जानबूझ के हो रही होंगी, कुछ चीज़ें जानबूझ के होने दी गई होंगी, कुछ चीज़ें रीस्टेब्लिश करनी होंगी, पता नहीं। वक्त के साथ ये चीज़ें पता चलेंगी, हम लोग जब इतिहास पढ़ेंगे तो निकल के आएंगे। लेकिन फिलहाल आवाज़ की तरफ से मेरी एक अपील ये है कि कोई भी वीडियो या न्यूज़ एकदम से देख के विश्वास न करें। बहुत ये सब चल रहा है आजकल, कोई भी वीडियो डाल देता है आदमी, एकदम से आप उद्वेलित हो जाते हैं। कृपा करके उनको फैक्ट चेक करने दीजिए, तब उस पर यकीन करिए, क्योंकि इस समय न्यूज़ मॉन्गरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और शांति बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।